नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो ये जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं वो मॉड्यूल 8 करने वाले हैं। मॉड्यूल 7 हमने पिछले वीडियो में पूरा कर दिया था। इसका शीर्षक है व्यापार एवं उपभोक्ता संरक्षण। तो इस मॉड्यूल में दो पाठ, मतलब टोटल 3 पार्ट हैं, जिसमें से 2 पार्ट तो व्यापार से संबंधित हैं और एक पार्ट है उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो जब हम दो पार्टों की बात कर रहे हैं तो एक पार्ट बात करता है आंतरिक व्यापार की और दूसरा बात करता है बाह्य व्यापार की। आंतरिक व्यापार से मतलब है जो कि ऐसा व्यापार या ऐसा क्रय विक्रय वस्तुओं का जो कि एक ही देश के अंदर हो। ठीक है ना, जैसे आप अपने मोहल्ले की, अपनी गली की या फिर अपने राज्य में किसी दूसरे जिले से, ठीक है ना, या फिर किसी दूसरे राज्य में से सामान मंगाते हैं अपने देश के अंदर, तो वो सब क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार होता है। ठीक है, लेकिन अगर व्यापार दो देशों के बीच हो रहा है, देशों की सीमाओं से परे हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बाह्य व्यापार। तो जो 2 चैप्टर आएंगे, वो 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे वो व्यापार से संबंधित होंगे और एक चैप्टर होगा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित। तो कौन कौन से चैप्टर होंगे? पहला पाठ 22 होगा जिसका कि शीर्षक है आंतरिक व्यापार। दूसरा होगा पाठ 23 बाह्य व्यापार और पाठ 24 होगा उपभोक्ता संरक्षण। यही 3 पाठ इसके अंदर होंगे। जो मॉड्यूल 8 है इसमें ये 3 पाठ है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पाठ 22 की, जो कि है आंतरिक व्यापार। मतलब किस प्रकार से हम देश के भीतर वस्तुओं को की जो खरीद फरोख्त है वो करते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप अपनी जो प्रतिदिन की जो लाइफ है उसमें बहुत सी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कॉपी, पेन, साबुन, कपड़े, सब्जियां, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी वस्तुओं को आप खरीदते कहाँ से हैं? आपका जवाब सीधे सीधे ये होगा कि पास वाले बाजार से। कभी कभी विशेष अवसरों जैसे कि त्योहार अथवा शादी पर हम अपने घर से दूर स्थित बाजार में भी जाते हैं। कई बार ऐसे ओकेजन आते हैं जबकि आपका जो घर के पास वाला बाजार है वहां पर आपको सामान नहीं मिल पाता है, आपको उसको लेने के लिए आपको घर से दूर के बाजार भी जाना पड़ता है। ठीक है ना? तो क्या होता है, अब ये सवाल उठता है कि जो सारी वस्तुएं अपने बाजार में जो खरीदते हो आप, जैसे हम पिछले पाठों में पढ़ा था, वो आपके पास तक कैसे पहुंचती हैं? तो हमने पढ़ा था कि वितरण होता है, वितरण के माध्यम से वो आपके पास तक पहुंचती हैं चीजें। वितरण के बहुत सारे माध्यम होते हैं, ठीक है ना। तो वितरण के तरीके होते हैं बहुत सारे, ठीक है। उन तरीकों में अपने जो हमने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी, तो हमने देखा था कि पहले उत्पादक होते हैं, उसके बाद में फिर उनके एजेंट होते हैं, फिर थोक विक्रेता होते हैं, फिर फुटकर विक्रेता होते हैं। ठीक है ना। तो जो थोक और फुटकर विक्रेता हैं ये आंतरिक व्यापार में एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं। मैसेजेस तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी हम आपकी जो परेशानियां हैं, कहीं पे कोई दिक्कत होती है या कुछ पूछना है कि एग्जाम में क्या कैसा आ सकता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा कोई जानकारी लेनी हो, कोई सवाल नहीं आ रहा हो, आपको कहीं पर अटक रहे हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमको मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आंतरिक व्यापार का अर्थ। अब जो हम बात कर रहे हैं पार्ट 22 में आंतरिक व्यापार की, तो आंतरिक व्यापार होता क्या है? जब वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय देश की भौगोलिक सीमाओं, ठीक है ना, जो हमारी जो सीमाएं निर्धारित हैं, एक देश के से दूसरे देश को जो सेपरेट करती हैं, उन सीमाओं के अंदर ही रहकर हो रहा है, ठीक है ना, उन सीमाओं में रहकर हो रहा है, तो इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। निश्चित रूप से एक ही देश की सीमाओं के अंदर होना चाहिए। ये जो व्यापार है इसकी एक कंडीशन होती है, आंतरिक व्यापार वो तभी तक है जबकि वो किसी एक ही देश की सीमा के अंदर हो रहा हो। ठीक है, देशी व्यापार या घरेलू व्यापार भी हम आंतरिक व्यापार को कहते हैं। तो आंतरिक व्यापार के लक्षण क्या होते हैं? कैसे आपको पता चलेगा कि आंतरिक व्यापार है? क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के भीतर हो रहा होगा, वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान भी उसी देश की मुद्रा में हो रहा होगा, ठीक है ना, मुद्रा उसी देश की होगी जिस देश में उसका भुगतान आप कर रहे हो। उसमें लेन देन उत्पादक, उपभोक्ता और मध्यस्थ के बीच में होता है, ठीक है ना। एक हमने शून्य स्तरीय प्रणाली पढ़ी थी जिसमें कि उत्पादक सीधे उपभोक्ता तक सामान पहुंचा देता है, ठीक है ना, वहां पर कोई भी मध्यस्थ
नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ जो सामान होते हैं उसमें आपको जो उत्पादक से उपभोक्ता सीधे आ जाता है, मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिकतर सामानों में आपको मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर सामानों के वितरण में आपको मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। मध्यस्थ को आप बिचौलिया भी कह सकते हो। ये वस्तुओं सेवाओं के विनिमय यानी कि एक्सचेंज में लगी एजेंसियों और मध्यस्थों का वितरण तंत्र होता है। इसके अंदर क्या होता है, आंतरिक व्यापार में एक वितरण तंत्र होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जहां उत्पादन हो रहा है वहां से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इसमें बहुत सारी एजेंसियां लगी होती हैं, बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। उन सब का एक वितरण तंत्र तैयार होता है आंतरिक व्यापार में। अब आंतरिक व्यापार का वर्गीकरण आप कैसे कर सकते हैं। सामान्यतः होता क्या है, वस्तु की क्रय की गई मात्रा के आधार पर आंतरिक व्यापार को आप दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज है जिसके के आधार पर आप वर्गीकरण कर रहे हो आंतरिक व्यापार का, वो है क्रय की गई मात्रा। ठीक है, तो क्रय की गई मात्रा के आधार पर आप दो भागों में आंतरिक व्यापार को बांटते हो। पहला होता है थोक व्यापार और दूसरा होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार और फुटकर के व्यापार के बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोक व्यापार की। मैं आपको हाई स्कूल की जब हम बात करते थे, 10th में जब हमने पढ़ा था, तब भी हमने थोक व्यापार की बात की थी। कुछ दिन पहले भी हमने थोक व्यापार की बात की थी। तो थोक व्यापार क्या होता है, थोक व्यापार से मतलब है उत्पादक और विनिर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदना, बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर उन्हें दूसरे व्यापारी अथवा क्रेताओं को छोटी छोटी मात्रा में बेचना, वो कहलाता है थोक व्यापार। जबकि आप उत्पादक से सीधे माल खरीद रहे हो बहुत बड़ी मात्रा में, तो आप एक थोक व्यापारी हो। ऑब्वियस सी बात, अगर आप थोक व्यापारी हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा सा गोदाम होगा जहां पर कि आप जो बड़ी मात्रा में आप सामान खरीद रहे हो उसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग थोक व्यापार करते हैं उन्हें ही हम थोक व्यापारी कहते हैं। अब थोक व्यापार की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है ना, एक एक करके इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोक व्यापारी क्या करते हैं, साधारणतः वो एक ही वस्तु पे या फिर कुछ ही वस्तुओं का व्यापार करते हैं। ठीक है ना, एक से ज्यादा वस्तुओं का भी व्यवहार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, ठीक है ना, कुछ ही वस्तुओं का व्यापार करेंगे। अधिकतर वो एक ही वस्तु या कुछ ही वस्तुओं का व्यापार में लगे होते हैं। ठीक है ना, वह किसी एक विशेष प्रकार की वस्तुओं का विशेषता प्राप्त व्यापारी होता है। जैसे कि कपड़े का व्यापारी है, ठीक है, कपड़े का थोक व्यापारी क्या होगा, वो एक, जैसे मान लीजिए अगर रेशम का थोक व्यापारी है तो वो केवल रेशम के ही कपड़े रखेगा, अलग अलग क्वालिटी के हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन होंगे सारे के सारे रेशम के। ठीक है ना, तो जैसे कि कपड़ा, मशीनरी है, कपड़ा है, दवाइयाँ हैं, ठीक है ना। दवाइयों का थोक व्यापारी क्या है, अगर दवाइयों का एक थोक व्यापारी है उसके पास वो सिर्फ एक ही ब्रांड की दवाइयाँ रखेगा। ठीक है, मान लीजिए उसने जाइडस की रख रहा है तो जाइडस की रखेगा, सिप्ला की रख रहा है तो सिर्फ सिप्ला की रखेगा, तो वो उसके क्या होंगे, थोक व्यापारी कहलाएंगे। बड़ी मात्रा में माल का वो क्रय करते हैं और उसे फुटकर विक्रेताओं को और कभी कभी उपभोक्ताओं को भी सीधे बेच देते हैं। इस केस में क्या होता है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदना होता है उत्पादक से, तो आपको बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थोक व्यापार के केस में होती है। अधिकांश जो थोक व्यापारी होते हैं वो एक ही व्यवसाय परिसर में एक ही क्षेत्र में अपनी दुकानें खोलते हैं। तो आपने देखा होगा आपके शहर में भी जो थोक वाली जो दुकानें होती हैं वो कई सारी दुकानें एक साथ ही होती हैं, एक ही जगह पर होती हैं, ठीक है ना, एक जैसी होती हैं। कुछ अन्य क्रियाएं भी ये थोक व्यापारी करते हैं, जैसे कि पैकेजिंग, श्रेणीकरण, ठीक है ना, ग्रेडिंग भी कर देते हैं, कई बार विज्ञापन भी करते हैं, और साथ साथ मार्केट रिसर्च भी कंपनियां थोक व्यापारियों के माध्यम से करवाती हैं। ठीक है, थोक विक्रेता के कार्य क्या होते हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य होता है वस्तुओं को एकत्रित करना। तो ये उत्पादकों से खरीद कर, ठीक है ना, और उसका बहुत बड़ा भंडार अपने पास रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे चित्र में दिखाया था। साथ साथ वो श्रेणीकरण और पैकिंग जो हमने बात की थी अभी, वो ग्रेडिंग में, श्रेणीकरण का मतलब होता है कि माल को उसकी क्वालिटी के हिसाब से छांटना, अलग अलग करना, ठीक है ना। ऐसे सेब अगर आपके पास आए हैं कहीं से, तो आप बड़े बड़े और अच्छे दिखने वाले सेब एक तरफ रखोगे और जो थोड़े छोटे हैं आकार में उनको अलग रख दोगे। तो इसको क्या कहते हैं, श्रेणीकरण। ठीक है ना, आपने उसको ग्रेडिंग कर दी उसकी, ठीक है ना, ये क्लास 1 का है, क्लास 2 है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन कर दिया उसका। साथ साथ उसकी पैकिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, थोक विक्रेता उसकी पैकिंग भी करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से फुटकर विक्रेताओं को छोटी मात्रा में विक्रय करने के लिए वो लोग तैयार करते हैं, ठीक है ना, माल को तैयार करते हैं। साथ साथ उनका काम परिवहन का भी होता है। तो थोक विक्रेता क्या करते हैं, वस्तुओं को उत्पादन केंद्रों से
गोदाम और गोदाम से फिर फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कई बार ट्रक आते हैं आपके आसपास के जनरल स्टोर में, छोटे ट्रक आते हैं, वो माल उतार कर वहां पर जाते हैं। ठीक है ना, वो सब कौन करता है? वो सब थोक व्यापारी करता है। भंडारण तो ऑब्वियस सी बात है, उसका एक मेन काम है। ठीक है ना, स्टोर करेगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में खरीदता है तो उसको स्टोर करना पड़ता है। साथ साथ वित्तीयन, कि मैंने आपसे कई बार बात की थी कि जो थोक विक्रेता होते हैं वो फाइनेंसिंग भी करते हैं। फाइनेंसिंग किसकी करते हैं? थोक विक्रेता उत्पादक जो होते हैं, जो विनिर्माता हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे माल को खरीदते हैं। तो माल खरीदने के लिए उनको कई बार वो एडवांस दे देते हैं। ठीक है ना, और वहाँ जो उत्पादक है उसको एडवांस दे रहे हैं और जो उपभोक्ता है उसको कई बार उधार देते हैं। तो क्या करते हैं? इस प्रकार से वो पैसे का इंतजाम करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो विनिर्माता और फुटकर विक्रेता दोनों को पैसा प्रदान करते हैं, वित्त प्रदान करते हैं। अगला है जोखिम उठाना। तो थोक विक्रेता माल के जमा रखे रहने के समय मांग में परिवर्तन की जोखिम को वहन करता है। ठीक है ना, वो सारा जोखिम उसका होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो माल डैमेज हो जाता है, ठीक है ना, या फिर उनका जो पैसा है वो फंस जाता है, जो उत्पादक को उन्होंने कुछ एडवांस दिया, वो मान लीजिए वो माल नहीं बना पाया, तो क्या हुआ? उसका पैसा फंस गया। ठीक है ना, तो उनको उसका ऋण डूब सकता है। तो डूबत ऋण की जोखिम को भी वो वहन करता है। ठीक है, तो इतना इस प्रकार का जोखिम, कई प्रकार का जोखिम थोक विक्रेताओं को उठाना पड़ता है। बाजार संबंधी सूचना उपलब्ध कराना, तो ये काम भी थोक विक्रेताओं का होता है कि थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं से उपभोक्ता की रुचि, फैशन, क्रय आदत आदि के संबंध में सूचना इकट्ठी करते हैं और उनको किसको देते हैं? वो सूचना वो विनिर्माताओं को देते हैं या उत्पादकों को देते हैं। ठीक है ना, जिससे कि जो उत्पादक हैं वो उपभोक्ता की आवश्यकता के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। अगला है विक्रय। तो फुटकर विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं। बहुत से थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं से आदेश लेने के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार से थोक विक्रेता वस्तुओं की बिक्री में सहायता प्रदान करते हैं। तो वो एक नेटवर्क जैसा बना देते हैं। ठीक है ना, ताकि कंपनी का माल बिक सके या उस उत्पादक का माल बिक सके। अगला है थोक विक्रेताओं की सेवाएं। अब थोक विक्रेता एक तो सेवाएं देते हैं उत्पादकों को, जिनको आप विनिर्माता भी कह सकते हैं, और दूसरा देते हैं फुटकर विक्रेताओं को। तो विनिर्माताओं को क्या सेवाएं देते हैं? आपको पता है, सबसे पहली सेवा है कि वो बड़ी मात्रा में उनसे माल खरीदते हैं। ठीक है ना, साथ साथ दूसरी सुविधा सेवा के देते हैं भंडारण की सुविधा। तो विनिर्माताओं का माल खरीदते हैं उनसे और उसको भंडार करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा भी वो विनिर्माताओं को देते हैं। ठीक है ना, अब अगर बीच में ये ना हो थोक व्यापारी, तो सारा का सारा जो स्टोरेज का जिम्मा है, स्टोरेज का जोखिम है, वो कौन उठाना पड़ेगा? वो प्रोड्यूसर को उठाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को उठाना पड़ेगा, उत्पादक को उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सारी की सारी जो जोखिम है वो खुद ले लेते हैं। फुटकर विक्रेताओं को सेवाएं, तो अभी तो हमने बात की कि वो विनिर्माताओं को क्या सेवाएं दे रहे हैं। फुटकर विक्रेताओं को क्या सेवाएं देते हैं? वो नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। थोक विक्रेता जो होते हैं वो माल को अपने पास इकट्ठा रखते हैं, बड़ी मात्रा में स्टॉक रखते हैं। तो वो किसके लिए रखते हैं? फुटकर विक्रेताओं के लिए। तो ये इस चीज से ये सुनिश्चित हो जाता है कि वस्तुएं फुटकर विक्रेताओं के पास हर समय उपलब्ध रहती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो थोक विक्रेता हैं वो फुटकर विक्रेताओं को नियमित रूप से माल की आपूर्ति करते हैं। ठीक है ना, अगला वित्तीय सहायता, हमने बात करी। फुटकर विक्रेताओं को वो उधार देते हैं। उधार भी आप एक तरह से समझ लीजिए कि पैसा उनको दे रहे हैं। ठीक है ना, एक वित्तीय सहायता देते हैं। ठीक है ना, अगला है विज्ञापन। तो थोक विक्रेता अपने माल का नियमित रूप से विज्ञापन करते हैं। इस प्रकार से फुटकर विक्रेताओं के लिए माल के बेचने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। फिर बाजार के संबंध में सूचना, अभी हमने बात की थी कि जो थोक विक्रेता हैं वो फुटकर विक्रेताओं से माल के संबंध में जानकारी इकट्ठी करते हैं कि जो ग्राहक है उनका क्या मूड है, उनको क्या फैशन पसंद है, क्या उनकी इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो सूचना किसको देते हैं? विनिर्माताओं को देते हैं। और विनिर्माता उस हिसाब से अपने जो उत्पाद है उसमें परिवर्तन करता है। अगला है जोखिम से सुरक्षा। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में माल स्टॉक में रखते हैं तथा फुटकर विक्रेताओं को माल उधार बेचते हैं। इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि फुटकर विक्रेताओं को जोखिम कम उठानी पड़ती है। ठीक है, अगला है फुटकर व्यापार। तो फुटकर व्यापार से क्या मतलब है? फुटकर व्यापार से अभिप्राय है निर्माता अथवा थोक विक्रेताओं से माल खरीदकर अंतिम उपभोक्ताओं को बेचना। एक जनरल स्टोर आप देख रहे हैं, ये फुटकर व्यापार का एक
उदाहरण है। फुटकर व्यापारी सामान्यतः अनेक प्रकार की वस्तु में व्यापार करता है। आप यहाँ मंच भी रखी हुई देख रहे हैं, यहाँ आप ये MTR का कुछ मिक्स भी देख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी, उन सब का व्यापारी है। ये टूथपेस्ट भी यहाँ रखे हुए दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो अनेक प्रकार की वस्तु में ये डील करते हैं। ये बच्चों की जेम्स लटकी हुई हैं, ठीक है। तो जो फुटकर व्यापार करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फुटकर व्यापारी करते हैं। जो थोक व्यापार करते हैं वो थोक व्यापारी होते हैं। फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार थोड़ी मात्रा में, यहाँ पे ये चीज नोट कर लीजिएगा, थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करते हैं। फुटकर व्यापारी की विशेषताएं क्या होती हैं? फुटकर व्यापार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है। उत्पादक और जो विनिर्माता होते हैं या उत्पादक होते हैं, उनसे वस्तुओं का बड़ी मात्रा में क्रय कर उपभोक्ताओं को थोड़ी मात्रा में बेचते हैं, ठीक है ना। कौन? फुटकर विक्रेता। कई बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे उत्पादक से भी माल खरीद लेते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि थोक व्यापारी से माल कौन खरीदता है? फुटकर व्यापारी खरीदता है, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उत्पादक और विनिर्माताओं से वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीद लें, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है। मुख्य बाजार अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों में ही आपको फुटकर व्यापारी मिलते हैं, ठीक है, और आपको आपके घर के आसपास ही मिल जाते हैं। फुटकर व्यापार जो होता है उसमें माल थोक विक्रेताओं से उधार खरीदा जाता है तथा उपभोक्ताओं को नकद बेचा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है काम करने का, कौन से? फुटकर व्यापारियों का। विनिर्माता से परोक्ष एवं उपभोक्ता से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब क्योंकि बीच में इनके उत्पादक, अगर ये उत्पादक है और ये नीचे फुटकर व्यापारी है और ये ग्राहक है, तो ग्राहक से तो इसका सीधा कांटेक्ट रहता है। जो फुटकर व्यापारी है उसका सीधा कांटेक्ट ग्राहक से रहता है, लेकिन जो उत्पादक है उससे इसका संबंध किसके माध्यम से होता है? थोक व्यापारी के माध्यम से होता है। तो कैसा संबंध हुआ? परोक्ष संबंध हुआ, इनडायरेक्ट संबंध हुआ, ठीक है। फुटकर विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। अब फुटकर विक्रेता भी, जैसे हमने उसमें बात की थी, फुटकर विक्रेता जो होते हैं कुछ जो उपभोक्ताओं को सेवाएं देते हैं और कुछ थोक विक्रेताओं को सेवाएं देते हैं, क्योंकि वो दोनों के कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली है, थोक विक्रेता के भी और उपभोक्ताओं के भी। तो उपभोक्ताओं कौन कौन सी सेवाएं देते हैं? वो माल की नियमित आपूर्ति। सबसे बड़ी सेवा यह है कि फुटकर विक्रेता माल को का स्टॉक तैयार रखते हैं, जिससे कि उपभोक्ता को कभी भी वो मना ना करें, उनको उपभोक्ताओं को माल की नियमित आपूर्ति कर सके। सुविधाजनक स्थिति। तो जो फुटकर बिक्री केंद्र होते हैं वो आवासीय क्षेत्रों के नजदीक स्थित होते हैं और लंबे समय तक खुले रहते हैं, ताकि उपभोक्ता अपने सुविधा अनुसार फुटकर विक्रेता से वस्तुओं का क्रय कर ले, ठीक है ना। तो उनको एक सुविधाजनक स्थिति पर होना पड़ता है। अगला है व्यापक चयन। बहुत सारे ऑप्शंस ये आपको देते हैं जब आप इनकी दुकान पर जाते हो, क्योंकि इनकी दुकान पर अनेकों प्रकार के उत्पादों का संग्रह होता है, इकट्ठा रहती हैं चीजें। क्रेता चाहते हैं कि वो एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं खरीद सकें, इसलिए फुटकर विक्रेता विभिन्न कंपनियों के उत्पादों का संग्रह रखते हैं तथा उपभोक्ताओं को चयन के बड़े अवसर प्रदान करते हैं। साथ में ये होम डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। कुछ फुटकर विक्रेता बिना कोई पैसा लिए, वे बिना किसी खर्चे के उपभोक्ता के घर पर भी सुपुर्दगी देते हैं, मतलब होम डिलीवरी करते हैं। अगला है उपभोक्ता शिक्षण। तो जब भी कोई नया उत्पाद बाजार में आता है तो फुटकर विक्रेता, क्योंकि वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष संबंध में है किसके साथ? उपभोक्ता के। तो वही सबसे बड़ा एक गाइड हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, जो कि उत्पाद के बारे में सही से उपभोक्ता को समझा सकता है, ठीक है ना। उपभोक्ता शिक्षण में भी जो फुटकर विक्रेता हैं वो बहुत बड़ी सेवा देते हैं। अब बात आती है थोक विक्रेताओं को क्या क्या सेवाएं देते हैं। सबसे बड़ी बात है, थोक विक्रेताओं को भी ये बाजार के संबंध में सूचना देते हैं कि ग्राहकों का मूड क्या है, ग्राहकों की रुचि क्या है, ग्राहकों का क्या फैशन पसंद है। ये सारी चीजें कौन बताता है? ये सारी चीजें फुटकर विक्रेता ग्राहकों से लेकर थोक व्यापारियों को देते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर ये वितरण में सहायक होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि विनिर्माता और थोक विक्रेताओं को फुटकर विक्रेता विभिन्न उपभोक्ताओं से छोटे आदेश प्राप्त करने और उन्हें पूरा करने के भार से मुक्ति दिलाते हैं। अगर बीच में फुटकर विक्रेता ना हो तो जो बड़े थोक व्यापारी हैं या फिर उत्पादक हैं वो सीधे सीधे ग्राहकों को छोटे छोटे ऑर्डर डिलीवर करते करते ही परेशान हो जाएं, ठीक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो फुटकर विक्रेता जो विनिर्माता हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बड़े पैमाने पर कार्य करने में सहायता
प्रदान करते हैं। नए उत्पादों का विक्रय करने में भी ये बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि फुटकर विक्रय केंद्र जो होते हैं, जो जो दुकानें होती हैं, उन पर आप अपने माल को का प्रदर्शन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और आकर्षक रूप से आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे कि ग्राहक उन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो, ठीक है ना, उसका मन करे उसको खरीदने का। तो ये सारी सेवाएं फुटकर विक्रेता द्वारा दी जाती हैं थोक विक्रेताओं को, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्या क्या सेवाएं देते हैं वो उपभोक्ताओं को, ठीक है। अब हम बात करेंगे आंतरिक व्यापार में मध्यस्थों की। तो मध्यस्थ, जैसे आपको पता ही है, हमने बात की थी, उत्पादों की वितरण श्रृंखला में थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता दोनों उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी का काम करते हैं। वो एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, एक चेन के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना, किसमें? वितरण श्रृंखला में, ठीक है ना। तो जो ये एक चेन बनती है, उसमें सप्लाई चेन जिसको बोलते हैं, वितरण श्रृंखला, उसमें थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता दोनों उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी का काम करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो मध्यस्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्थान बीच में होता है, मध्य में है, अर्थात वितरण श्रृंखला में इनका स्थान उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य का है। ये अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्पादक, फिर आते हैं थोक विक्रेता, उसके बाद आते हैं फुटकर विक्रेता, और सबसे लास्ट में आता है उपभोक्ता। तो उत्पादक और उपभोक्ता, इनके बीच में कौन आ रहे हैं? थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको मध्यस्थ कहा जाता है, ठीक है ना, बिचौलिया कहा जाता है, बिचौलिया भी कहते हैं इसको आम भाषा। तो मध्यस्थ क्या करते हैं? मध्यस्थ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ही उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। जहां तक उत्पादक का संबंध है, यह उसको काफी हद तक उसके उत्पादों के लिए परिवहन, भंडारण, वित्तीयन और विपणन की व्यवस्था की जटिलताओं से मुक्त करते हैं, ठीक है। कौन? मध्यस्थ। मध्यस्थों के वजह से उत्पादकों को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि उनके माल जो है वो उनके गोदामों के बाद किस प्रकार से उसका परिवहन किया जाएगा, कौन उसको भंडारण करेगा, ठीक है ना, और कौन उनको पैसा मुहैया कराएगा एडवांस में। तो ये सारी चीजें, विपणन की, मार्केटिंग की व्यवस्था करना, ये सारे काम कौन करते हैं उनके लिए? थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता, जिनको कि आप मध्यस्थ कहते हैं। उपभोक्ताओं के लिए भी ये हितकारी होते हैं, क्योंकि ये उत्पादों को उनकी सुविधा के स्थान और समय पर उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए हितकारी हैं, उपभोक्ताओं के लिए भी हितकारी हैं और उत्पादकों के लिए हितकारी हैं, ठीक है ना। तो जिन दोनों के बीच में ये आ रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये हितकारी होते हैं, ठीक है ना। तो वस्तुओं के वितरण में मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है? थोक विक्रेताओं की भूमिका की अगर बात करें, तो थोक विक्रेता अपनी सेवाओं के माध्यम से उत्पादकों और फुटकर विक्रेताओं को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये उत्पादकों के समय और परिश्रम को बचाते हैं। उनको ये अननेसेसरी जरूरत नहीं है कि वो अपने माल को लेकर बाजार तक जाएं, ये उनके माल को बाजार तक लेके जाते हैं। थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूशन के सारे काम को संभाल लेता है, जिससे क्या फायदा होता है? जिससे कि जो फैक्ट्री है, जो उत्पादक है, उसका केवल ध्यान किस पर केंद्रित रहता है? उत्पादन पर केंद्रित रहता है, ठीक है ना। उसको दूसरी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ये बड़ी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार करते हैं और बड़े पैमाने पर कार्य के लाभ उठाते हैं, ठीक है ना। ये फुटकर विक्रेताओं को थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, और साथ साथ न केवल वस्तु को उपलब्ध कराते हैं, ये उनको उधार भी देते हैं, उधार क्रय करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। ये उत्पादकों का उपभोक्ता की पसंद, रुचि, ये सारी की सारी सूचना उनको देते हैं, ताकि वो अपने माल में परिवर्तन कर सके। अब फुटकर विक्रेताओं की क्या भूमिका होती है? तो बात की हमने थोक विक्रेताओं की। फुटकर विक्रेताओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। फुटकर विक्रेता अंतिम उपयोगकर्ता अथवा उपभोक्ता को माल का विक्रय करते हैं, उसको बेचते हैं। इनका सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है? ग्राहक के साथ होता है, ठीक है ना, यानी कि उपभोक्ता के साथ होता है। तो इनको पता रहता है कि ग्राहक को किस चीज की आवश्यकता है, उसको क्या चीजें पसंद आ रही हैं। ये सारी जानकारी किस तक पहुंचाते हैं? ये ऊपर फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, उत्पादक तक पहुंचाते हैं। फिर कई बार फुटकर विक्रेता ग्राहकों को उधार की सुविधा भी देते हैं। ये बेचने से पहले और बेचने के बाद की जो सेवाएं होती हैं वो भी प्रदान करते हैं। उपभोक्ता को अगर नए उत्पाद आते हैं तो उनके प्रयोग की विधियों से भी अवगत कराते हैं। ये विक्रयकर्ता का भी कार्य करते हैं तथा क्रेताओं को वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, ठीक है ना। तो उत्पादक उपभोक्ता को उत्पाद के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही, उनको पसंद आया या नहीं आया, इसके संबंध में भी ये
जानकारी विनिर्माताओं तक, जो मैन्युफैक्चरर हैं उन तक, और जो थोक विक्रेता हैं उन तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमने बात कर ली कि किस प्रकार की भूमिका थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता यानी कि मध्यस्थ निभाते हैं। तो ये मध्यस्थों की जो ये सेवाएं होती हैं ये मुफ्त में प्राप्त नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर है उसको इस चीज़ का पैसा चुकाना पड़ता है। अपनी इन सेवाओं के बदले में जो मध्यस्थ होते हैं ये उत्पाद पर लाभ में अपना हिस्सा ले लेते हैं। इससे वस्तुओं की उत्पादन लागत की तुलना में उनके बिक्री मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कोई एक सामान है, ठीक है ना, कोई साबुन की टिक्की है मान लीजिए, उत्पादक को जब साबुन की टिक्की बनाता है तो उसको 5 रुपए की पड़ती है वो, तो उसकी लागत क्या है, उत्पादन लागत आती है मान लीजिए 5 रुपया। ठीक है ना। और इस 5 रुपये में उत्पादन लागत के साथ साथ उत्पादक का प्रॉफिट भी सम्मिलित है। ठीक है ना। वो 5 रुपये में इसको बेचता है किसको, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता इसको 6 रुपये में बेचता है किसको, फुटकर विक्रेता को। ठीक है ना। 6 रुपये में ये थोक विक्रेता को पड़ी मान लीजिए, तो ये उसको 7 रुपये में बेच रहा है। गलती मैं आपको गलत बता दिया। उत्पादक दे रहा है थोक विक्रेता को 6 रुपये में, क्योंकि 5 रुपये की टिक्की इसको पड़ी है, वो 1 रुपये का प्रॉफिट यहाँ जोड़ रहा है और थोक विक्रेता को दे रहा है 6 रुपये में। तो जो थोक विक्रेता है वो कितना कर रहा है, 6 रुपये में 1 रुपया अपना प्रॉफिट का लगा रहा है और वो फुटकर विक्रेता को दे रहा है 7 रुपये में। और जो फुटकर विक्रेता है वो 7 रुपये में 1 रुपया अपना प्रॉफिट का, 1.5 रुपया अपना प्रॉफिट का लगा रहा है। ठीक है ना। और उसको बेच रहा है उपभोक्ता को 8.5 रुपये में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो माल केवल 5 रुपये में उत्पादक के पास तैयार हो रहा था वो जाते जाते उपभोक्ता तक 8.5 रुपये का पहुंच रहा है। जो साबुन की टिक्की इसने 5 रुपये में बनाई थी वो 8.5 रुपये की हो गई। ठीक है ना। उपभोक्ता को कितने रुपए में मिल रही है, 8.5 रुपये में मिल रही है। तो इसमें किस किस का हिस्सा गया, उत्पादक का भी हिस्सा गया, थोक विक्रेता को भी मिला कुछ और साथ में फुटकर विक्रेता को भी कुछ मिला। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, बिक्री मूल्य में काफी वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। तो अब होता यह है कि अब आपको लगेगा कि इतना पैसा बढ़ गया, तो इससे लगेगा आपको कि मध्यस्थों की कोई आपको लाभ नहीं होता है और ये केवल अनावश्यक रूप से उत्पाद के मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है ना। इनकी वजह से वस्तुओं की अत्यधिक ऊंची कीमत हो जाती है। ठीक है ना। तो इस कारण से लेकिन साथ साथ ये काम तो हो रहा है कि उनके पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कुछ सेवाएं भी दे रहे हैं जिसके बदले में पैसा ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं को उपयोगी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इस कारण से उत्पाद की बिक्री में होने वाले लाभ में अपने हिस्से का लाभ लेना किसी सीमा तक इनके लिए उचित है, लेकिन ये जो हिस्सा है इनका ये उचित होना चाहिए और इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ताओं पर भार बन जाए। ठीक है ना। अब कुछ चीजें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं इनकी वजह से। एक समस्या की तो हमने बात कर ली कि वस्तुओं की अत्यधिक ऊंची कीमत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, कि वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन लोगों के कमीशन की वजह से, इन लोगों का जो प्रॉफिट है उसकी वजह से। लेकिन साथ साथ और कुछ भी गड़बड़ियां हो जाती हैं। कई बार ये लोग जो होते हैं बिचौलिए मध्यस्थ होते हैं, वो जमाखोरी और मिलावट जैसी अनुचित व्यापार क्रियाएं भी करते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक बुरी चीज है जो कि वितरण श्रृंखला से हमको मिलती है। फिर साथ साथ ये कंपनी के माल के साथ साथ कुछ नकली माल या घटिया गुणवत्ता की वस्तुओं की बिक्री का भी प्रवर्तन करते हैं, उनको भी बेच देते हैं, उनका भी प्रमोशन करते हैं। साथ साथ में जो मध्यस्थ होते हैं वो हमने बात की थी कि कुछ हद तक वो जोखिम लेते हैं, लेकिन कुछ जोखिम ऐसे हैं जैसे कि हड़ताल, तालाबंदी, फैशन और उपयोग की आदतों में परिवर्तन, इनसे होने वाली हानि के जोखिम को ये लोग नहीं उठाते हैं। ठीक है ना। तो ये थी इनकी कमियां। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसकी जो ये कमियां हैं इनकी तुलना अगर हम उस लाभ से करें, ठीक है ना, जो कि विक्रय संवर्धन के रूप में आती है, जिसकी की वजह से बिक्री बढ़ती है, ठीक है ना, तो मध्यस्थों के लाभों की उनके द्वारा पैदा की गई समस्याओं की तुलना करते हैं तो उनके लाभ इन समस्याओं पर भारी पड़ते हैं। लाभ जो है समस्याओं से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर ज्यादा हैं, लाभ ज्यादा हैं, तो आप आराम से उस काम को कर सकते हो। ठीक है ना। तो अंत में हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि वितरण श्रृंखला में मध्यस्थ उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ आधार पर कि थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात करें अगर वस्तुओं की संख्या में, तो आपको पता है
तो थोक व्यापार में कुछ ही वस्तुओं का व्यापार होता है, जबकि फुटकर व्यापार में अनेक वस्तुओं का व्यापार होता है। खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं की मात्रा की बात करें तो थोक व्यापार में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का विक्रय होता है, जबकि फुटकर व्यापार में थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का विक्रय होता है। आधार अगर दूसरा हो क्रय का स्रोत, तो जो खरीदते हैं माल, जो थोक व्यापारी हैं वो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, जबकि फुटकर व्यापारी थोक विक्रेता से खरीदते हैं या कई बार प्रोड्यूसर से भी खरीद लेते हैं। मुख्य कार्य क्या है थोक व्यापारी के? पुनः बिक्री हेतु बिक्री करना है। मतलब ये माल को सीधे ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं, बल्कि किसको दे रहे हैं? ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो कि इसकी पुनः बिक्री करेंगे, तो ये पुनः बिक्री हेतु बिक्री करते हैं। जबकि फुटकर व्यापारी उपभोग अथवा अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं का विक्रय करते हैं। पूंजी की मात्रा आपको पता है, थोक व्यापार में बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए होती है, फुटकर व्यापार में थोड़ी मात्रा में। उत्पादक और उपभोक्ता से संबंध की प्रकृति, तो जो थोक व्यापारी हैं वो उत्पादक से उनका प्रत्यक्ष संबंध रहता है, जबकि उपभोक्ता से अप्रत्यक्ष। इसका उल्टा होता है फुटकर व्यापार के केस में, उत्पादक से इनका अप्रत्यक्ष रहता है और उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। स्थिति की बात करें तो समान उत्पाद या व्यापार करने वाले अन्य थोक विक्रेताओं के साथ एक ही क्षेत्र में इनकी दुकानें होती हैं। किनकी? थोक व्यापारियों की। फुटकर व्यापारी ऐसे नहीं होते हैं, उनकी जो दुकानें हैं बहुत अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। मैक्सिमम जो दुकानें होती हैं वो आवासीय क्षेत्रों में होती हैं। प्रदर्शन, वस्तुओं के व्यापक प्रदर्शन की आवश्यकता इस केस में नहीं होती है थोक व्यापार के केस में, जबकि फुटकर व्यापार में आपको वस्तुओं के प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। तभी आपने देखा होगा आपके पास वाली दुकान वाला बहुत सारी वस्तुओं को सजाकर रखता है। जो हमने पीछे फोटो दिखाया था जिसमें जेम्स लटकी हुई थी, टूथपेस्ट भी आपको दिख रहे थे, वो सारे क्या थे? आपको प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है ना? तो जब आप आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको प्रदर्शन करना जरूरी होता है। ठीक है ना? जब प्रदर्शन करेंगे तभी माल दूसरा देख पाएगा और तभी वो माल बिक पाएगा। ठीक है ना? तो ये बात हुई थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर की। अब जल्दी से फुटकर व्यापार के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। फुटकर व्यापार को अगर आप आकार के आधार पर बांटें तो छोटे पैमाने का, मध्यम पैमाने का और बड़े पैमाने का कह सकते हैं। लेकिन जो साधारण रूप से जो इसकी परिभाषा यूज होती है इसके प्रकार बताने में, वो होती है व्यापार के स्थान के आधार पर। एक होता है भ्रमणशील फुटकर व्यापार और एक होता है स्थायी दुकान फुटकर व्यापार। ठीक है ना? तो एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसमें ये जो दुकानें दिख रही हैं ये सब क्या है? स्थायी दुकानें हैं। और ये जो आपको ठेले पर एक आदमी सब्जी लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? भ्रमणशील है। ठीक है? तो ये दोनों प्रकार थे कि किस प्रकार से एक स्थायी दुकानें हैं और भ्रमणशील दुकानें हैं। ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम जो भ्रमणशील है और जो स्थायी प्रकार की दुकानें हैं उनके आधार पर फुटकर व्यापार किस किस प्रकार से किया जाता है, वो बात हम अगले वीडियो में करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप हमको शाम को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल। और साथ में ये जो इंस्टाग्राम आईडी है इस पर भी आप हमको मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है? आप लोगों से अंत में वही एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।